जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे मनीष सिसोदिया का जीवन परिचय। मनीष सिसोदिया जमीन से जुड़े हुए एक नेता किस तरह से बने और अपने जीवन में किस तरह से देश के लिए अच्छे कार्य किए और इस वक्त उनके जीवन में क्या चल रहा है, इन सभी विषय पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ। वे एक सफल भारतीय राजनेता और पत्रकार है जो 2015 से दिल्ली के प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत है। वह पटपटगंज निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। मनीष सिसोदिया का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में फगोता गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक थे। मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल में पूरी की। बाद में उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा का अभ्यास किया और एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। बहुत अच्छे कार्य के लिए 1993 में भारतीय विद्या भवन द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। मनीष सिसोदिया ने अपने शुरुआती कैरियर के दौरान एफएम रेडियो स्टेशन में रेडियो जॉकी के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1996 में ऑल इंडिया रेडियो में के लिए 0 आवर जैसे कई कार्यक्रम में मेजबानी की और फिर 1997 से 2005 के बीच जी न्यूज के लिए एक रिपोर्टर, समाचार निर्माता और समाचार पाठक के रूप में कार्य किया। मनीष सिसोदिया पहली बार दिसंबर 2013 और फरवरी 2014 के बीच दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और अपने और बेहतरीन राजनीतिक प्रदर्शन लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। दिसंबर 2013 में दिल्ली की विधानसभा के लिए चुने जाने से पहले सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थे और बाद में वह आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य भी चुने गए और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी बने। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में एक्सपेरिमेंट एज एजुकेशन मिनिस्टर नामक एक पुस्तक लिखी है जो दिल्ली में शिक्षा सुधारों की यात्रा का वर्णन करती है और शिक्षा परिवर्तन पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि के लिए व्यापक प्रशंसा भी उनसे प्राप्त हुई है। यानी उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसे बहुत प्रशंसा मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संस्थापक प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ सिसोदिया का जुड़ाव गैर लाभकारी परिवर्तन के नेताओं के रूप में एक साथ साथ वापस चला जाता है जो बाद में उन नागरिकों के मामलों को उठाने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने भारी रिश्वत दिए बिना सरकार के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष किया था। औपचारिक रूप से पत्रकारिता छोड़ने के बाद केजरीवाल के साथ सिसोदिया ने कबीर की स्थापना की जो एक गैर लाभदायी संगठन है जिसने सरकारी अधिकारियों और लोगों के साथ जन सुनवाई का आयोजन किया, यानी कि लोगों तक पहुंचने का एक कार्य किया। वह उस समूह के प्रमुख सदस्यों में से एक थे जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार किया था, यानी लोगों को आरटीआई का महत्व समझाया था। इसके बाद सिसोदिया 2011 के अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में एक प्रमुख भागीदार बन गए जिसने जन लोकपाल बिल की मांग की। वह उस प्रस्तावित कानून के पहले संस्करण का मसौदा तैयार करने में शामिल थे और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वह जेल भी भेजे गए थे। सिसोदिया ने नए युग के पाठ्यक्रम जैसे हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम और देशभक्ति करिकुलम के साथ प्रयोग किया है जो छात्रों में मूल्य और कौशल पैदा करते हैं और उन्हें एक खुशहाल, सार्थक और उत्पादक जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। दिल्ली के सभी सरकारी और कुछ निजी स्कूलों में यह पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ छात्रों को भावनात्मक और पेशेवर रूप से मजबूत बनाकर
उनमें सही मानसिकता पैदा की जा सके, यानी कि उन लोगों में देशभक्ति जगाई जा सके। सिसोदिया के प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। 2016 से दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है। मिशन बुनियादी प्रभावी कार्यक्रम के कारण कक्षा 3 से 5 के बीच अंक गणितीय विभाजन की समस्याओं को हल करने वाले छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि देखी गई है। लगभग 8 लाख छात्र दैनिक हैप्पीनेस कक्षाओं में भाग लेते हैं, जबकि लगभग 7 लाख छात्र योगा कक्षाओं में भाग लेते हैं, जो उनकी मानसिकता और व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने मानसिकता पाठ्यक्रम में और इजाफा करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा छात्र बिजनेस कार्यक्रम बिजनेस ब्लास्टर भी पेश किया। यह कार्यक्रम छात्रों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके नौकरी प्रदाता की मानसिकता विकसित करने के लिए सशक्त बनाने का कार्य करता है, जिसके लिए प्रत्येक छात्र को 2000 रुपए की शुरुआती धनराशि सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। यह अनुभवनात्मक शिक्षा पर केंद्रीय एक बहुघटक हस्तक्षेप है, जिसमें शामिल है क्षेत्र परियोजनाएं, साक्षात्कार, कक्षा गतिविधियां और उद्यमियों के साथ एक लाइव बातचीत। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के अपने पहले संस्करण में 126 छात्रों ने अंतिम दौर में जगह बनाई और 5 मार्च 2022 को आयोजित बिजनेस ब्लास्टर एक्सपो में अपने व्यवसायों का प्रदर्शन भी दिया। 2018 में मनीष सिसोदिया ने सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुधारों पर हार्वर्ड केनेडी स्कूल में हार्वर्ड इंडिया सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। 2017 में उन्होंने मॉस्को में वैश्विक शिक्षा सम्मेलन में 70 देशों के शिक्षाविदों के सामने दिल्ली का शिक्षा मॉडल प्रस्तुत किया। दिसंबर 2021 में मनीष सिसोदिया ने दुबई में रिवाइंडेड समिट में माइंडसेट पाठ्यक्रम खुशी, उद्यमिता और देशभक्ति प्रस्तुत किया। दुनिया भर की शिक्षा बिरादरी के लिए मई 2022 में उन्होंने यूके के लंदन में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में 100 से अधिक देशों के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में सरकारी स्कूलों की प्रणाली में दिल्ली के लोगों के विश्वास को बहाल करने की कहानी साझा की, यानी कि लोगों के सामने अपना मॉडल रखा। 2021 में उन्होंने बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच कक्षा 10 की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 2020-21 को रद्द करने के लिए छात्रों का समर्थन किया। अगस्त 2022 में उनकी शिक्षा नीति को द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रशंसा मिली। मनीष सिसोदिया के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल की, जिसमें 3 नई राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है। 2020 में दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय DSEU, 2021 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU और 2022 में दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय। इसके अलावा छात्रों की एक बड़ी आबादी को समायोजित करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों में सीटों की संख्या में भी काफी वृद्धि उनके द्वारा की गई और बच्चों को उनका लाभ दिया गया। दिल्ली में वित्त मंत्री के रूप में सिसोदिया के कार्यकाल के दौरान सरकार का बजट 7 वर्षों में 2 गुना से अधिक हो गया, जो 2014-15 में 30,940 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 75,800 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस तरह की वृद्धि रेड राश को समाप्त करके और लीक को प्लस करके आधार में वृद्धि के कारण संभव हुआ। मनीष सिसोदिया ने अपने कार्यकाल में अपनी तरह का एक आउटकट बजट भी शुरू किया, जो 39 विभागों में सार्वजनिक व्यय को 2200 से अधिक आउटपुट संकेतकों और 1549 परिणाम संकेतकों से जोड़ने वाला भारत का सबसे व्यापक बजट बना। इसे सार्वजनिक वित्त की राजनीतिक जवाबदेही में सुधार के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है।
वह किसी भी राज्य के एकमात्र वित्त मंत्री है जिन्होंने लगातार 8 साल तक बजट पेश किया है और अभी दिल्ली का बजट प्लस में चल रहा है। 26 मार्च 2022 को उन्होंने दिल्ली विधानसभा में 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि बजट आगामी 5 वर्षों में दिल्ली में 20 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर खड़े करेगा। 2016-17 के अपने बजट भाषण में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि सरकार का उद्देश्य आवंटित धन खर्च करना नहीं है, बल्कि वह सुनिश्चित करना है कि खर्च किया गया प्रत्येक रुपया लोगों के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने कहा था कि चुनाव शिक्षा स्वास्थ्य के एजेंडे पर लगे जाने चाहिए, जाति और धर्म पर कभी भी नहीं लगने चाहिए। 2018 के वर्ष में मॉस्को में हुए विश्व शिक्षा सम्मेलन में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि समाज के लिए वास्तविक योगदान देश में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्माण है और शिक्षा का कार्य छात्रों को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और लैंगिक भेदभाव और प्रदूषण सहित वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है। 2019 में उन्होंने कहा था कि छात्रों को नौकरी चाहने वाले की बजाय नौकरी प्रदाता बनाने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो अपने सभी छात्रों के लिए शिक्षा की उच्च न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करे, न कि केवल 5% छात्रों के लिए जो इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। यानी सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के कार्य को देखते हुए उन्हें बहुत सी बार पुरस्कार से भी नवाजा गया, जैसे कि 2016 में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों में उन्हें सूचीबद्ध किया गया। 2017 में बेहतरीन शिक्षा मंत्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 2019 में दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 2021 में शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए महात्मा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, जो सामाजिक प्रभाव वाले नेताओं को बदलाव लाने वाले के काम का जश्न मनाने के लिए एक वैश्विक पुरस्कार है। जून 2022 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई और इसको लेकर जुलाई 2022 से भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण दिल्ली लोकायुक्त भी इस विषय की जांच उनके खिलाफ कर रहा है। जुलाई 2022 में दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के सामने सिफारिश की थी कि सीबीआई मामले की जांच करे। जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति को पटरी पर उतारने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग का केंद्र सरकार के और उप राज्यपाल के ऊपर आरोप भी लगाया था। उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उन पर बहुत से आरोप लगते रहे हैं और उनको उनके कार्य से रोकने के लिए किसी ना किसी तरह से जेल में भेजना बहुत अनिवार्य हो गया है। दिल्ली के उप राज्यपाल के कहने के बाद दिल्ली विधानसभा में शराब को लेकर एक वित्त बिल बनाया गया और उसे उप राज्यपाल के कहने पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी अभी कार्रवाई कर रही है और शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई ने 20 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर और उनके सभी दफ्तरों पर और उनके गांव तक छापेमारी की। सीबीआई ने कुल मिलाकर 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब कानून को बदलाव करने के लिए ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया है, यानी जो भी बदलाव किया उसमें ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। 14 घंटे से अधिक समय तक सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की। देर रात को सीबीआई की टीम वहां से वापस लौट गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने हाथों पर कहीं दस्तावेज भी लगे, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज भी सीबीआई को मिले थे।
बताया यह भी जा रहा है कि सिसोदिया के ईमेल का डाटा भी सीबीआई की टीम ने उनसे ले लिया है। सीबीआई फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त कर चुकी है। एक अधिकारी ने बताया कि कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 से अधिक आरोपियों के नाम एक एफआईआर दर्ज की है। इन शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली से हिरासत में लिया है और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली के आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनके पास दिल्ली के 15 विभाग की जिम्मेदारी थी। उसमें वित्त, शिक्षा, श्रम, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, योजना, भूमि और भवन, जागरूकता, सेवाएं, कला, संस्कृति और भाषा सहित सभी विभाग उनके अंडर में कार्यरत थे। और एक बात लोगों के चेहरे से पता चलती है, लेकिन उन्होंने अपने विभागों में जो भी कार्य किया वह देखने से सभी लोगों को समझ में आता ही है। उन्होंने देश के लिए किस तरह से कार्य किया है और देश का किस तरह से विकास किया है यह भी सभी लोगों को समझ में आता है। जिस आरोप में उन्हें इस वक्त गिरफ्तार किया गया है यह आरोप किस तरह से सिद्ध होते हैं यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सबसे जरूरी इस वक्त अदानी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, यह ज्यादातर भारतीयों का मानना है। लेकिन केंद्र सरकार इस विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहती या इस विषय की जांच भी करवाना नहीं चाहती। तो यह था मनीष सिसोदिया का जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।